A very happy morning to all. Now we will learn about the genetic plant breeding and biotechnology discipline in agriculture. For the same, we pleased to introduce our today's speaker, Dr. Chagan Jagir, presently working as a breeder of cereal crops in Lima Grain India Private Limited. He has obtained his doctorate degree in plant breeding and genetics from SKNU Jobner. He has obtained his master degree from MPAT Udaipur. He has qualified ASRB NET in 2013. He is first rank holder in his class during his MSc and PhD studies. He having extraordinary work experience of malt barley and cereal crops breeding. I heartily welcomes to Dr. Jahangir for delivering his lecture on crop breeding methods, tradition to speed breeding. Thank you. सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर छगन जहांगीर, पीएचडी प्लांट ब्रीडिंग। अभी मैं एक एमएनसी कंपनी में सीरियल क्रॉप्स के ब्रीडर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज जो मैं टॉपिक लिया है ये है क्रॉप ब्रीडिंग मेथड्स, ट्रेडिशनल टू स्पीड ब्रीडिंग। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेडिशनल टू स्पीड ब्रीडिंग, ये जो टॉपिक लिया है इसमें इस टॉपिक में मैं इन बातों को कवर करूंगा कि कैसे एक एंशिएंट टाइम में प्लांट ब्रीडिंग ह्यूमन के साथ इवेल्युएट उसका इवोल्यूशन हुआ और कैसे मॉडर्न टाइम में प्लांट ब्रीडिंग में डिफरेंट टाइप के मेथड्स आए और उनका टाइमली कैसे कैसे उसका वेराइटल ब्रीडिंग में उसका यूटिलाइजेशन किया गया था। तो प्लांट ब्रीडिंग को हम कहें तो एक तरीके से ये ह्यूमन के साथ को इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, दोनों साथ साथ इवेल्युएट हुए हैं। और प्लांट ब्रीडिंग का जो रोल है ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। जिस तरह मानव का विकास हुआ है उसमें प्लांट ब्रीडिंग का बहुत ही इसका यूज रहा है। द कोर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज द सिलेक्शन ऑफ बेटर टाइप्स। प्लांट ब्रीडिंग में मेनली एक ब्रीडर क्या काम करता है, सिलेक्शन ऑफ बेटर टाइप्स। जो एग्जिस्टिंग वेरिएशन है उसमें से कैसे हम बेटर टाइप प्लांट्स को सेलेक्ट कर पाते हैं, यही प्लांट ब्रीडिंग है। अगर हम पुराने ज़माने से नए ज़माने में बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग के डिफरेंट एराज रहे हैं। बात करें कि प्लांट ब्रीडिंग कैसे एंशिएंट टाइम के से एक लेवल तक आई, वहाँ तक का एक एरा, वहाँ से कैसे मेंडल के जो नियम थे उन नियमों का यूटिलाइजेशन करते हुए प्लांट ब्रीडिंग आगे बढ़ी और उस फेज से निकल के फिर कैसे मॉडर्न बायोलॉजी वगैरह का यूटिलाइजेशन करके और आज हम जिस एरा में बैठे हैं वो एक ही हाई थ्रूपुट टेक्निक के द्वारा प्लांट ब्रीडिंग का हम यूज़ करते हैं और मॉडर्न वेराइटीज डेवलपमेंट का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग का हम एराज माने तो बेसिकली जो प्लांट ब्रीडिंग का पहला एरा था वो ऐसा था, जो भी ऑब्जर्व वेरिएशन दिख रही है हमें आंखों से, हम उस वेरिएशन को कैसे यूटिलाइजेशन कर सके और बेटर वेराइटीज डेवलपमेंट कर सके, एक एरा वो था। उसके बाद में हम एक एरा था कि हम कैसे एक सेलेक्टिव पेरेंट्स को सेलेक्ट करके कि ये अच्छी ब्रीड हो सकती है, ये अच्छा वैरायटी हो सकती है, इनका हम अगर हाइब्रिडाइजेशन करें और उनकी जनरेशन्स में से कुछ अच्छे सेलेक्ट करें, तो एक फेज़ वो भी आया था प्लांट ब्रीडिंग में। उसके बाद जो थर्ड फेज़ है वो है मॉनिटरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द जीनोम। जीनोम का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उनको हम कैसे मॉनिटर करें, यूटिलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स, इनका सबका यूटिलाइजेशन करते हुए। तो ये बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप एंगल से हम सोचें तो प्लांट ब्रीडिंग के जो मेथड्स है मोर और लेस इनके अंदर आते हैं। हम एक फोर्थ टाइप का हम कह सकते हैं कि ये भी एक मेथड है कि न्यू वेरिएशन जो हमने एग्जिस्टिंग है ही नहीं क्रॉप्स में, कुछ इस टाइप की नोवल वेरिएशन को क्रिएट कर दें, तो वो भी एक अलग सी ब्रांच हो सकती है उसमें, जैसे म्यूटेशनल ब्रीडिंग वगैरह का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट, जैसे पहला एरा है प्लांट ब्रीडिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्व वेरिएशन। तो ये बात करते हैं तो ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का है, पुराने टाइप का है। जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी वहाँ से लगा के, और कॉल रिटर्न है जो कि 1760 में फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, ये फेज़ वहाँ तक आती है। उसके बाद लॉज ऑफ हेरिडिटी डिस्कवर्ड हुआ नियर 19th सेंचुरी में, उनका यूटिलाइजेशन करके फिर हाइब्रिडाइजेशन का यूटिलाइजेशन करते हुए प्लांट ब्रीडिंग आगे बढ़ी। टुडे ऑलमोस्ट ऑल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन्वॉल्व सम यूज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं कह सकता हूँ कि आज जितने भी प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम हैं उनमें कहीं न कहीं मेंडल के लॉज डिस्कवर्ड होने के बाद में उनमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम डेफिनेटली यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं ऑब्जर्व वेरिएशन की, तो सबसे पहले जैसे जैसे प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स का इवोल्यूएट होते गए, तो सबसे पहले फार्मर ने लैंड रेसेस जो होती है, जो आज भी प्रचलित है कई एरिया में, उनका डेवलपमेंट करने लगा किसान। और लैंड रेसेस एक्चुअल में होती क्या है? लैंड रेसेस आर द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट that have been cultivated for many generations, certain region being shaped by biotic and abiotic stresses, crop management, handling and eating preference. मीन्स लैंड रेसेस वो होती है जो कुछ पर्टिकुलर एरिया में इनको ग्रोज की जाती है। ये वेराइटियाँ या लैंड रेसेस हम कहें तो ये ज़्यादा उत्पादन तो नहीं देती है, पर इनका कुछ किसान पर्टिकुलरली टेस्ट के कारण या पर्टिकुलरली बात करें तो इसी एरिया ज्योग्राफी के कारण आज भी ये काफ़ी प्रचलित है। लैंड रेसेस के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हाई लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है विद इन पॉपुलेशन, और ये अडेप्टेशन टू द सॉइल क्लाइमेट कंडीशन टिपिकल ऑफ द रीजन, उस रीजन के जो सॉइल क्लाइमेट है और वहाँ का इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ही एडेप्टेड रहती है। एडिबल पार्ट्स दैट आर वैल्यूड बाय लोकल पीपल, जो इसके एडिबल पार्ट होते हैं वो बहुत ही वैल्यू किया जाता है। वहाँ कोई ना कोई पर्टिकुलरली उससे डिश बनाई जाती है या कोई खाने में बनाई जाता है, इसके कारण वहाँ के लोग और वो कम्युनिटी उसको बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करती है। मॉडेस्ट बट स्टेबल यील्ड, इनकी यील्ड जो है बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग नहीं होती है लाइक हाइब्रिड वगैरह, बट इनकी एक स्टेबल यील्ड मिलती है जो कि उस एरिया के लोगों या किसानों के लिए फूड सिक्योरिटी का भी काम करती है। अभी आज के ज़माने में कई सारी सीड बैंक्स जो है अराउंड द वर्ल्ड, इनका XC2 कंजर्वेशन भी करते हैं, और कुछ नेटवर्क कनेक्टिंग इंटरनेट प्लेटफॉर्म है लाइक सीड सेवियर्स वगैरह, जहां इनको पीपल इनको सेव करना चाहते हैं क्योंकि इनका एक अपना इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, प्योर लाइन सिलेक्शन एंड मास सिलेक्शन। ये जैसे जैसे किसानों ने जब लैंड रेसेस को डेवलप किया, उसके बाद में इन लैंड रेसेस में जो वेरिएशन दिखा, एग्जिस्टिंग वेरिएशन मिला, उनमें से बेटर टाइप को एक मैं कहूँ ब्रीडर या एक किसान है, उन्होंने इनमें से अच्छे प्लांट्स को सॉर्ट आउट करना स्टार्ट किया। तो वो मेथड प्योर लाइन या मैं कहूँ मास सिलेक्शन जैसे कहलाए, तो सही मायने में ओरिजिन ऑफ कल्टीवार्स इन मेथड्स के से ही स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ, जैसे सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स विद इन लैंड रेसेस, एक लैंड रेसेस है उसके अंदर बेटर टाइप जो दिखे उनका सिलेक्शन किया, तो इससे ये प्योर लाइन मेथड का डेवलपमेंट हुआ। विल्मोरिन ने इसको 1856 में प्रपोज किया था, और कहीं बहुत सारी हम क्रॉप्स की बात करें तो काफ़ी वेराइटियां हैं जो प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा हमें मिली। In this type of population, selecting single plants and deriving inbreds invariably result in some lines that outperform the original land races for the given grown condition. और ये लैंड रेसेस से बेटर निकली और लैंड रेसेस से हाई यील्डिंग निकली, इसलिए किसानों ने इसको बहुत ही जो प्योर लाइन से निकली हुई किस्में हैं या वेराइटियाँ हैं उनको बहुत ही
पसंद किया, पर इनका एक अपना ड्रॉबैक था, क्योंकि ये मोनोमॉर्फिक फॉर मोस्ट ऑफ जीन, ये मोनोमॉर्फिक थी काफ़ी जीन के, इसलिए ये डिजीज़ के लिए इजीली ससेप्टेबल हो जाती थी। इनमें डाइवर्सिटी इतनी नहीं होती है, इसलिए ये काफ़ी इजीली कोई ना कोई डिजीज़ के लिए प्रोन हो जाती थी। तो धीरे धीरे ये भी प्योर लाइन भी आउटडेटेड ओवर द टाइम होता गया। नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग बेस्ड ऑन कंट्रोल मेटिंग, जो सेकेंड एरा था जिसमें मैंने बात की थी कंट्रोल मेटिंग। कंट्रोल मेटिंग में क्या करते हैं, इसके अंदर हम पहले से ही ये प्री एग्जिस्टिंग जो हमें मिलते हैं कि ये पेरेंट सुपीरियर है या इनका कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है, हम उन प्लांट को कंट्रोल मेटिंग करवाते हैं, और उनमें से जो फेवरेबल एलिल है, लाइक प्लेइंग कार्ड में सफलिंग ऑफ फेवरेबल एलिल, जैसे अच्छे ताश के पत्ते हमें मिल जाए जब हम काफ़ी ताश को सफल करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार के ये मेथड हैं कि इसमें हम ये पहले से चुन लेते ये अच्छे पेरेंट्स हैं, और इनको हम अगर यूटिलाइज करें तो हमें जिस टारगेट या जिस जीन जो हमें चाहिए पर्टिकुलरली, हम उसको लेने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हुए कई मेथड निकले, और जो आज भी प्रचलित है, आज भी कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली वो कंट्रोल मेटिंग डेफिनेटली यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट, पेडिग्री ब्रीडिंग, प्लेइंग विद पेरेंट्स। पेडिग्री ब्रीडिंग आज तक प्लांट ब्रीडिंग में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोल रहा है। इस मेथड में क्या करते हैं, हम पहले से सेलेक्टेड प्लांट को उनको कंट्रोल मेटिंग करवाते हैं, और उसके बाद में उनका जो उनका जेनोलॉजी है, उनका रिकॉर्ड है, पेडिग्री है, उसको मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द जनरेशंस, और ईच जनरेशन में हम बेटर टाइप्स को सेलेक्ट करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लांट्स हमें टारगेट और या हम जिस प्रोजेनी के चाहते हैं वो हमें मिलते हैं, और इस मेथड से जो डेवलप होते हैं वो पेडिग्री ब्रीडिंग कहलाती है। The rate of progress for yield result from the pedigree method is normally modest, rarely exceeding 1% per year. तो मेन इसमें ड्रॉबैक इस मेथड में ये रहता है कि जो यील्ड में जंप नहीं मिल पाता, यील्ड का जंप है वो इसमें अगर ओवर द टाइम या एक लॉन्ग टर्म ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें जो यील्ड एडवांटेज है, ऐसा देखा गया है 1% पर ईयर मिलता है। तो धीरे धीरे जब ब्रीडिंग मेथड्स का इवोल्यूशन हुआ और देखा गया तो ये भी एक तरह से आउटडेटेड रहा, बट आज भी इस पेडिग्री ब्रीडिंग को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में डेफिनेटली यूटिलाइजेशन इसका किया जाता है। नेक्स्ट, idiotype breeding, playing with traits. In principle, idiotype breeding approach is strategy to improve of the pedigree method to promote for quantitative traits, especially yield. idiotype breeding क्या होती है, इसमें ये एक तरीके से पेडिग्री जो मेथड था उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये मेथड हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, जो यील्ड को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो यील्ड से कोरिलेटेड ट्रेट्स होते हैं हम उनको टारगेट कर लेते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, उनको टारगेट करने से हमारा यील्ड गेन हमें मिल जाता है। तो हम इसमें ये एक तरीके से स्मार्ट अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि हमें बहुत, जैसे पेडिग्री मेथड है, बड़ा होता है, उसमें प्रोजेनीज बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें हैंडल करना और उसमें से सिलेक्शन करना, और उसके लिए लार्ज लैंड चाहिए। और बात करें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। किसी ब्रीडिंग कंपनी या लोग बाग जो जिसमें रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये काफ़ी
पैसा इन्वेस्टिंग वाला काम हो जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं ईडियो टाइप ब्रीडिंग एक तरीके से स्मार्ट अप्रोच है। उसमें हम जो नंबर ऑफ प्लांट है उनको कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन या नंबर ऑफ प्रोजेनीज को कम कर सकते हैं, और हमें जो हमारा टारगेटेड गोल है या टारगेट है, ट्रेट है, हम उसको टारगेट करके अपना क्रॉप या कल्टीवार को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, population breeding, playing with genetic variants, a method designed to improve the phenotypic performance of population by increasing the frequency of favorable allele. इसमें क्या किया जाता है पॉपुलेशन ब्रीडिंग में, कई प्रकार के पेरेंट्स को एक साथ यूटिलाइजेशन किया जाता है और उन्हें अलग अलग स्टेजेस पे उन्हें उनका मेटिंग किया जाता है और प्लस सिलेक्शन किया जाता है। उसके क्या होता है कि जो फेवरेबल एलिल्स है वो हमारी पॉपुलेशन में एज ए पॉपुलेशन में मिल जाए, और हम उस पॉपुलेशन को फिर एक बेसिक और हम कह सकते हैं एक सम सॉर्ट ऑफ प्री ब्रीडिंग पॉपुलेशन डेवलप करके फिर हम उससे हमारा जो वेराइटल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें मास सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जो लाइन इम्प्रूवमेंट किया जाता है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में, उसमें मास सिलेक्शन को यूटिलाइज किया जाता है। और कुछ लाइंस में वैल्यू इंक्रीज करने के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। इट इज एन ओपन एंडेड स्कीम ऑफ consecutive rounds of selection and recombination, thus being also known as a recurrent selection breeding. इसमें क्या किया जा सकता है, बार बार हम कुछ सेट ऑफ पेरेंट्स को यूटिलाइज करके उनको अगेन उनको यूटिलाइजेशन करते हैं लाइन डेवलपमेंट में, तो ये एक प्रकार से इनको रिकरेंट सिलेक्शन टाइप ऑफ ब्रीडिंग भी कहते हैं। ब्रीडिंग क्रिएट न्यू पॉपुलेशन बाय इंटरक्रॉसिंग। Breeders create new population by intercrossing several lines chosen as a source of favorable allele for one or more traits. इसमें क्या किया जा सकता है, कोई ब्रीडर है उसको अगर नई या एक्सोटिक लाइंस के फेवरेबल ट्रेट्स को जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें इंट्रोड्यूस करना है, तो इसको यूटिलाइजेशन उसको किया जाता है। और ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में पॉपुलेशन ब्रीडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग बेस्ड ऑन मॉनिटर्ड रिकॉम्बिनेशन। जो थर्ड फेज है प्लांट ब्रीडिंग की वो है बेस्ड ऑन मॉनिटर्ड रिकॉम्बिनेशन। मीन्स फर्स्ट फेज थी हमारी जिसमें हम एग्जिस्टिंग वेरिएशन था उनका यूटिलाइजेशन करके वेराइटल डेवलपमेंट करते हैं, जो कि बहुत ही पुराना मेथड हो गया। उसके बाद में मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन लॉज आए और हम कंट्रोल मेटिंग को यूटिलाइजेशन करते हैं, कई मेथड्स डेवलप हुए और उनका यूटिलाइजेशन करके कई वैरायटियों का भी डेवलपमेंट हुआ। जो थर्ड और मॉडर्न एरा माना जाता है वो है बेस्ड ऑन मॉनिटर्ड रिकॉम्बिनेशन। जो हमें रिकॉम्बिनेशन मिलते हैं, जो हम प्रोजेनीज डेवलप करते हैं, क्या हम उनको टारगेटली मॉनिटर कर सकते हैं। उस प्रकार की जो प्लांट ब्रीडिंग है उसको हम रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग कहते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर मार्कर टेक्नोलॉजीज का यूटिलाइजेशन किया जाता है और उनका ट्रांसमिशन क्रोमोसोम से कैसे होता है उसका पूरा मॉनिटर किया जाता है। हाई थ्रूपुट जीनोटाइपिंग, SNP मार्कर, SSR मार्कर, माइक्रोसैटेलाइट, इस प्रकार के मार्कर का यूटिलाइजेशन करते हुए हम टारगेटेड जीन को ट्रेस करते हुए ईच प्रोजेनी में, और हम वो टारगेटेड जीन हमारी कल्टीवार में है या नहीं है उसकी पूरी ट्रेसिंग किया जाए राइट फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑनवर्ड्स। तो इस प्रकार का जो प्लांट ब्रीडिंग है वो अभी रिसेंट एरा में है, और इससे जो
जो हमारे पुराने मेथड है कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा टेलरिंग करके, इनका यूटिलाइजेशन करके और नए मेथड डेवलप करते हैं। इस प्रकार का जो अभी करंट में चल रहा है उसको हम एक सेपरेट ब्रांच ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में कह सकते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी का यूटिलाइजेशन करते हुए नया जो अभी जो ब्रीडिंग मेथड्स चल रहे हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के मेथड है जो बेस्ड ऑन मॉनिटर्ड रिकॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, मैपिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो मोलिकुलर बायोलॉजी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो है जीन ऑफ इंटरेस्ट का मैप करना। वो एक जीनोम में कहाँ है उसका पता लगाना। तो ये काम कुछ इस प्रकार होता है कि एक मैं फाइंडिंग ए नीडल्स इन द हेस्टिक, एक बड़ा सा अगर मैं कहूँ चारे का ढेर हो उसमें से हमें सुई ढूंढने जैसा काम है। बट मॉडर्न साइंस के पास इतने टूल्स और टेक्नोलॉजी है जो ये काम भी कर सकते हैं। When many molecular markers are genotyped in a set of plants derived from a single cross, recombination between them can be used to infer their order in relative distance in the chromosome. ये genetic map कहलाते हैं। इसी प्रकार this approach result in QTL maps. इनका यूटिलाइजेशन करके क्वांटिटेटिव ट्रेट के लिए QTL मैप्स बनाए जाते हैं, जो कि इसमें फर्स्ट स्टेप है। From QTL map, plant breeder can get insight into the number of loci controlling the traits. QTL map से ये पता कर देते हैं कितने loci उस पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। इसमें लार्ज स्पेक्ट QTLs भी होते हैं, उनको मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में यूटिलाइजेशन किया जाता है। फाइन मैपिंग भी किया जाता है। फाइन मैपिंग इन्वॉल्व ए लार्जर पॉपुलेशन एंड डेंसर मार्कर स्पेसिंग इन द टारगेट जीनोमिक रीजन इन नेसेसरी फॉर डेवलपिंग यूजफुल सिलेक्शन टूल्स। उसका फाइन मैपिंग में यूटिलाइजेशन किया जाता है। एसोसिएशन मैपिंग अप्रोच भी होती है। इसमें क्या होता है, ए पैनल ऑफ जेनेटिकली डाइवर्स लाइन इज डेंसली जीनोटाइप्ड एंड केयरफुली इवैल्यूएटेड फॉर ए phenotypic characters with aim of identifying association between marker, alleles and traits. फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग, जिसका यूटिलाइजेशन डिजीज रेजिस्टेंस में इसका बहुत यूटिलाइजेशन किया जा रहा है अभी करंट। नेक्स्ट, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन बिल्डिंग टेलर्ड जीनोटाइप। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन से जो जीनोटाइप डेवलप किए जाते हैं वो ऐसा कह सकते हैं हम एक टेलर्ड जीनोटाइप, जो हम चाहते हैं जो लक्षण उस जीनोटाइप में हमें मिल सकते हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है, हमें पहले टारगेट करना चाहिए पड़ता है कि कौन सा पर्टिकुलर ट्रेट हमें इस जीनोटाइप में इंसर्ट करवाना है। तो हम उस जो जीनोटाइप उसमें पेरेंट्स में होते हैं उनको यूटिलाइज करके और थ्रू मार्कर टेक्नोलॉजी से उस पर्टिकुलर ट्रेट का उस जीनोटाइप में ट्रांसफर वहाँ तक ट्रेसिंग की जाती है। इस प्रकार एक ही जीनोटाइप में अलग अलग प्रकार के जो मैं कह सकता हूँ टारगेटेड जीन है वो हम डाल सकते हैं, और जो हमारा जीनोटाइप है उसको हम बिल्कुल टेलरिंग करके उसको हमारा डिजायर्ड जीन्स उसमें इंसर्ट की जा सकती है। तो इस प्रकार की जो मॉडर्न साइंस है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, उसका यूटिलाइजेशन भी आज के एरा में काफ़ी किया जा रहा है। नेक्स्ट, जीनोमिक सिलेक्शन। अब जीनोमिक सिलेक्शन क्या होता है, स्पीडिंग अप जेनेटिक प्रोग्रेस। ये आपकी जो जेनेटिक प्रोग्रेस, जैसे मैंने अभी पहले बात की थी, पेडिग्री ब्रीडिंग में क्या होता है, हमें जो जेनेटिक गेन मिलता है यील्ड में वो 1% पर ईयर मिलता है, जो कि काफ़ी कम है और बहुत ही स्लो है। तो जीनोमिक सिलेक्शन हमें ये जो जेनेटिक गेन मिल रहा है उसको स्पीड अप कर सकता है। इसमें मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइजेशन करके हम उसको जेनेटिक गेन को फास्ट ले सकते हैं।
Genomic selection can be seen as a method of to maximize the return from the phenotypic evolution in breeding cycle. तो जेनेटिक जो जीनोमिक सिलेक्शन है उसका यूटिलाइजेशन हम ब्रीडिंग साइकिल्स को शॉर्टन करने में, ब्रीडिंग साइकिल को रैपिड करने में भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसी कारण हाई थ्रूपुट डीएनए एनालिसिस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इन दोनों टेक्नोलॉजियों का यूज मॉडर्न टाइम में काफ़ी सीड कंपनीज और सीड इंडस्ट्री इसका यूटिलाइजेशन कर रही है। ये जेनेटिक गेन में इम्प्रूवमेंट लाने में फास्ट अप्रोच है और ये काफ़ी हद तक रिसोर्सेस और मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट बचाती है, तो ये इसलिए इसका यूटिलाइजेशन भी काफ़ी किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाइब्रिड ब्रीडिंग, प्लेइंग विथ हेटेरोसिस। हाइब्रिड ब्रीडिंग है तो इसका यूटिलाइजेशन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में ज़्यादातर किया जाता है। उसका कारण है कि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स जो होती है उनमें हमें इजीली हम दो पॉपुलेशन के बीच में क्रॉसिंग करा सकते हैं क्योंकि उनमें सेल्फ स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। और इस हाइब्रिड ब्रीडिंग के द्वारा हमें ईल्ड में बहुत ज़्यादा जंप मिलता है या ईल्ड में बहुत ज़्यादा गेन मिलता है। बट हाइब्रिड ब्रीडिंग में भी दो इम्पोर्टेंट चैलेंज है, लाइक नीड टू इम्प्रूव एटलीस्ट 2 पॉपुलेशन टुवर्ड एग्रोनॉमिक एडेप्टेशन। जब हम कोई दो पॉपुलेशन या दो लाइंस के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं तो पहले हमें उन दोनों लाइनों को एग्रोनॉमिक एडेप्टेशन करवाना पड़ता है, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। दूसरा रहता है डेवलपिंग एफिशिएंट सीड प्रोडक्शन ऑफ सेलेक्टेड हाइब्रिड। जो हम हाइब्रिड डेवलप करते हैं उसका एफिशिएंट तरीके से सीड प्रोडक्शन हो जाए लार्ज स्केल पे, उसका भी देखा जाता है। अगर वो नहीं है तो वो कमर्शियल सक्सेस नहीं होता है। जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, उनमें एफिशिएंट तरीके से सीड डेवलपमेंट का प्रोसीजर नहीं हो बना पाते हैं, इसलिए हम काफ़ी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है उनमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। At this point, though, unless a large number of lines have been advanced, there is a little room for improvement of yield potential. Consequently, the rate of progress for yield resulting from the pedigree method is normally modest, rarely exceeding 1%. यही बात है जो मैंने बताया, तो जो पेडिग्री से हमें 1% yield improvement मिलता है, जो कि हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से इस गेन को 1% की बजाय हम एक लॉन्ग टर्म में देखें तो इसको 2% या 3% या 4% डिपेंड अपॉन क्रॉप्स हम इसको गेन को ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये ईल्ड के जंप में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसको रिसेंटली बहुत यूटिलाइज किया जाता है, बहुत सारी क्रॉप्स में और सीड इंडस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये हाईली रेम्यूनरेटिव है और फार्मर्स के लिए भी जब यील्ड ज़्यादा मिलता है तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट, क्रॉस ब्रीडिंग मेथड, स्पीड ब्रीडिंग। अब आज के ज़माने में जो एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एक ब्रीडर के हैसियत से बात करें तो स्पीड ब्रीडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं पुराने मेथड बात करता हूँ, एग्जांपल के पेडिग्री मेथड, तो उसमें दो पेरेंट्स को पहले साल में उनका हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है, F1 डेवलप होता है, फिर F2, F3, F4 ऐसे करके 8 या 9 साल लग जाते हैं अगर हम एक सीज़न में उनकी प्लांटिंग करें। तो ये बहुत ही लंबा और टाइम कंज्यूमिंग पीरियड होता है। कमर्शियल एंगल से बात करें तो ये इसका खर्चा या इसमें इन्वेस्टमेंट इतना वहन करना आसान बात नहीं है। तो अभी मॉडर्न ज़माने में ब्रीडर्स स्पीड ब्रीडिंग की ओर अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। स्पीड ब्रीडिंग में क्या होता है, स्पीड ब्रीडिंग शॉर्टन द ब्रीडिंग साइकिल। जो आपके ब्रीडिंग साइकिल है जो 8-10 साल लगते हैं उसको शॉर्ट किया जा सकता है।
उसको शॉर्ट करने के लिए पहले कई मेथड आए, जैसे शटल ब्रीडिंग। शटल ब्रीडिंग में क्या होता है, जब हम एक सीजन में काम करते हैं तो वहाँ क्रॉप्स को ले सकते हैं, वहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं, और जब हमारा सीजन नहीं तो हम ऑफ सीजन में कहीं उगा सकते हैं। इंडिया में बात करें तो वीट जैसे रेगुलर सीजन में नॉर्दर्न पार्ट में होता है, और ऑफ सीजन में मैं बात करूं तो वेलिंगटन या नीलगिरी या इधर हिल्स में लाहौल स्पीति में होता है। तो वहाँ करके एक साल में 2 क्रॉप्स लिया जा सकता है। तो ये शटल ब्रीडिंग के थ्रू, ये भी एक स्पीड ब्रीडिंग का पार्ट है। इस पर हम ऑलमोस्ट हाफ कर देते हैं जो ब्रीडिंग साइकिल होता है। बट इससे भी फास्ट आज के ज़माने में चाहते हैं ब्रीडर, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ लाइट्स वगैरह या चैम्बर्स में पौधों को उगा के, और उनका जनरेशन को एक ही साल में 5 या 6 जनरेशन ले लेते हैं। तो वो लेके ब्रीडिंग साइकिल को बहुत ही ज़्यादा कट शॉर्ट कर दिया जाता है, बहुत ही छोटा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम अपने ब्रीडिंग प्रोजेक्ट में बहुत सारे पेरेंट्स की क्रॉस बना सकते हैं और उनको बहुत ही फास्ट वे में इवेलुएट कर सकते हैं। तो वो एक स्पीड ब्रीडिंग कमर्शियल पॉइंट ऑफ एंगल से बहुत ही अट्रैक्टिव है, और अभी ज़्यादातर ब्रीडर्स इस पे अपना अटेंशन दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, स्पीड ब्रीडिंग कैन बी कैरिड आउट इन न्यूमरस वेज, one of which involve extending the duration of plants' daily exposure of lights with early seed harvest to cycle quickly from the seed to seed, thereby reducing the generation time for some long day or day neutral crops. Glasshouse and growth chambers based on speed breeding approaches described for that promote the rapid growth of bread wheat, durum wheat, barley, or uh, various other crops like chickpea, grass pea, quinoa, etc. तो अभी इसके लिए कमर्शियली ग्लास हाउस या कमर्शियली इस अप्रोच को काफ़ी क्रॉप्स में, जैसे वीट है, बारले है, चिकपी है, क्यूनोवा है, इनमें यूटिलाइज करने लग गए हैं, और काफ़ी क्रॉप्स में और इसको अभी किया जा रहा है। इस पे काफ़ी कंपनीज और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रीडिंग में इन्वॉल्व हैं, उनका भी करंटली इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। नेक्स्ट, स्पीड ब्रीडिंग की मैं बात करूं तो अभी ये पॉसिबल है आज की तारीख में कि हम स्पीड ब्रीडिंग के थ्रू एक साल में लगभग 6 जनरेशन ले सकते हैं, जो कि हमें, अगर हम नॉर्मल वे में एक ब्रीडिंग साइकिल चलाते हैं तो हमें 6 जनरेशन लेने के लिए 6 साल लग जाते हैं। उस काम को हम एक साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वी कैन ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द्वारा हम एक साल में 6 जनरेशन ले सकते हैं। जैसे कि पेडिग्री ब्रीडिंग में मैंने बात की थी, एक पेडिग्री ब्रीडिंग के द्वारा जब हम एक वैरायटी डेवलप करते हैं तो इसमें 8 से 9 साल लग जाते हैं। बट स्पीड ब्रीडिंग के द्वारा हम एक साल में 6 जनरेशन ले सकते हैं। वी कैन ओवरकम लिमिटेशन ऑफ डीएस थ्रू स्पीड ब्रीडिंग। जो डबल हैप्लॉइड होते हैं उनकी लिमिटेशन है, जैसे उनमें हम अर्ली जनरेशन में सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, उनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम रहता है, और ये काफ़ी लेबर कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होते हैं डबल हैप्लॉइड्स। तो हम उस समस्या को भी हम स्पीड ब्रीडिंग से कम कर सकते हैं। अगर बात करें मिनी स्पीड ब्रीडिंग कैबिनेट्स कॉस्ट, एक मिनी स्पीड ब्रीडिंग के कैबिनेट हम परचेज करें किसी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, तो ये हार्डली 1000 यूएसडी होता है, जो कि एक ब्रीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड कर पाता है। स्पीड ब्रीडिंग
के कुछ कैप्सूल कोर्स आते हैं, उनकी कॉस्ट 14,000 के लगभग आसपास होती है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज इसको परचेज कर रहे हैं और अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, जो कि अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है ये। इतना ही इस टॉपिक के बारे में बात करूँगा। धन्यवाद सभी को। थैंक यू। Good morning, one and all, on the second day of this lecture series. Now we will learn about the genetic plant breeding and biotechnology discipline in agriculture. For the same, we pleased to introduce our today's speaker, Dr. Chagan Jagir, presently working as a breeder of cereal crops in Lima Grain India Private Limited. He has obtained his doctorate degree in plant breeding and genetics from SKNU Jobner. He has obtained his master degree from MPAT Udaipur. He has qualified ASRB NET in 2013. He is first rank holder in his class during his MSc and PhD studies. He having extraordinary work experience of malt barley and cereal crops breeding. I heartily welcomes to Dr. Jhangir for delivering his lecture on crop breeding methods, tradition to speed breeding. Thank you.